नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर मैं आपको बताएंगे कि पीएम मोदी के बिहार दौरे पर तेजस्वी का तंज, 50,000 करोड़ की परियोजनाओं को बताया राजनीतिक दिखावा। खबर में आगे जिक्र होगा कि अखिलेश ने बीजेपी को बताया नौजवान विरोधी, कहा केंद्र में 11 और यूपी में 8 साल से चला रही सरकार फिर भी नहीं दे पाई 2 करोड़ नौकरियां। खबर में आगे जिक्र होगा कि इंडिया गठबंधन को चेहरा घोषित किए बिना बिहार चुनाव में उतारना चाहिए, पप्पू यादव का बयान। खबर में आगे जिक्र होगा कि कांग्रेसियों में उत्साह भरने आएंगी प्रियंका गांधी, भाजपा की भोपाल रैली का जवाब। और इसी के साथ आपको बताएंगे कि नीट पीजी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मायावती ने दी प्रतिक्रिया, एक शिफ्ट में परीक्षा को बताया जरूरी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि नीट का जो एग्जाम है वो एक शिफ्ट में होना चाहिए तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर तेजस्वी का तंज, 50,000 करोड़ की परियोजनाओं को बताया राजनीतिक दिखावा। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर उनके हालिया बिहार दौरे के दौरान राज्य के अहम मुद्दों पर चुप्पी साधने को लेकर बड़ा हमला बोला है। कोलकाता में दूसरे बच्चे के जन्म के चलते मौजूद तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से पीएम मोदी पर निशाना साधा है। दोस्तों, आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी की एक फेस मास्क पहने हुए तस्वीर साझा करते हुए तंज कसा, मुंह ही नहीं खुला। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने ना तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने पर कोई बात की और ना ही राज्य की ज्वलंत समस्याओं जैसे कि बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली, कानून व्यवस्था की स्थिति और भारी पलायन पर कोई प्रतिक्रिया दी। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शारीरिक और मानसिक स्थिति को लेकर भी चिंता जताई और पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाया। उन्होंने लिखा कि मुख्यमंत्री की शारीरिक और मानसिक अक्षमता के आरोपों के बीच पीएम मोदी ने कोई टिप्पणी नहीं की, जबकि नीतीश कुमार बीजेपी के सहयोगी दल जेडीयू के नेता हैं। राजद नेता ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राज्य में 50,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के दावों को भी खारिज किया और कहा कि जिन योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया वो पहले ही 2015 में घोषित की जा चुकी थी। तेजस्वी ने इसे महज एक राजनीतिक दिखावा करार दिया। रुक करते हैं कोई ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अखिलेश यादव ने बीजेपी को बताया नौजवान विरोधी, कहा केंद्र में 11 और यूपी में 8 साल से चला रही सरकार फिर भी नहीं दे पाई 2 करोड़ नौकरी। जी हाँ दोस्तों, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार नौजवान विरोधी है। भाजपा ने नौजवानों को धोखा दिया है। नौजवानों को भ्रमित करने के लिए भाजपा चुनाव के दौरान झूठे वादे करती है। भाजपा ने कभी युवाओं और नौजवानों को हर साल 2 करोड़ नौकरी रोजगार देने का वादा किया था। केंद्र की 11 और प्रदेश की 8 साल सरकार चलाने के बाद भी नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार और नौकरी नहीं दे पाई। सपा प्रमुख ने गुरुवार को जारी बयान में कहा कि भाजपा सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाली पार्टी है, जिसने युवाओं को सपने दिखाकर भावनात्मक रूप से छलने का काम किया है। भाजपा सरकार ने भावी प्राथमिक शिक्षकों की मायूस करके उन्हें प्रयागराज में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकलवाने के लिए महाधरना देने पर मजबूर कर दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इंडिया गठबंधन को चेहरा घोषित किए बिना बिहार चुनाव में उतरना चाहिए, पप्पू यादव का बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने शुक्रवार को कहा कि इंडिया गठबंधन को मुख्यमंत्री पद के लिए राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव या किसी अन्य का चेहरा घोषित किए बिना बिहार विधानसभा चुनाव में उतरना चाहिए। बिहार के पूर्णिया से लोकसभा सदस्य यादव ने पीटीआई को दिए साक्षात्कार में ये भी कहा कि कांग्रेस को इस विधानसभा चुनाव में कुल 243 सीटों में से कम 100 सीटों पर लड़ना चाहिए और अपने हिस्से में परंपरागत वोट वाली सीटें लेनी चाहिए। बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव संभावित है। राज्य में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सामने इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस है, जिसे राज्य में महागठबंधन के नाम से भी जाना जाता है। इस गठजोड़ में राजद, कांग्रेस, वामदल और विकासशील इंसान पार्टी शामिल है। पप्पू यादव पिछले साल लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे, लेकिन पूर्णिया से राजद ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था, जिसके बाद उन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा था। हालांकि वो विजयी हुए थे और यादव खुद को कांग्रेस से संबंध संसार के तौर पर पेश करते हैं। दोस्तों, उन्होंने कहा कि वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अपने नेता मानते हैं और जब तक कांग्रेस उन्हें अपने से दूर ना कर दे तब तक इस पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेसियों में उत्साह भरने आएंगी प्रियंका गांधी, भाजपा की भोपाल रैली का जवाब। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को जहां भोपाल में रैली कर हुंकार भरेंगे, वहीं कांग्रेस जबलपुर में आयोजित जय हिंद सभा से इसका जवाब देगी। कांग्रेस ने पूरे देश में जय हिंद सभा के आयोजन का ऐलान किया है। इसकी शुरुआत 31 मई को ही जबलपुर से हो रही है।
कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए कांग्रेस सांसद व पूर्व महासचिव प्रियंका गांधी सभा को संबोधित करने जबलपुर आएंगी। कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की भी डिमांड थी, लेकिन उनकी व्यस्तता दूसरे स्थान में होने के कारण प्रियंका इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। कांग्रेस ने खास रणनीति के तहत पहली जय हिंद सभा के लिए जबलपुर का चुनाव किया। आज़ादी के पहले यहां कांग्रेस का ऐतिहासिक त्रिपुरी महाधिवेशन आयोजन किया गया था, जिसे भारतीय राजनीति में मील का पत्थर माना जाता है। वहीं मध्य भारत एशिया का सेना मुख्यालय और आयुध निर्माणियों का हब होने के कारण भी इस इलाके का सामरिक महत्व है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नीट पीजी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मायावती ने दी प्रतिक्रिया, एक शिफ्ट में परीक्षा को बताया ज़रूरी। जी हाँ दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने मेडिकल के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिल के लिए 15 जून से होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट पीजी 2025 2 की बजाय एक ही पाली में आयोजित कराने का शुक्रवार को निर्देश दिया। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति NV अंजारिया की अंशकालीन कार्यदिवस पीठ ने याचिकाकर्ता अदिति और अन्य की याचिका पर संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस नीट पीजी को आयोजित करने वाली संस्था NBE ये निर्देश दिया और अब इसे लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रतिक्रिया दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। फिर से होगी क्या नोटबंदी, 500 रुपये के नोट बैन करने की मांग ने बढ़ाई हलचल, सामने आई बड़ी खबर। जहां दोस्तों देश में काले धन और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए 2016 की नोटबंदी को इतिहास में एक अहम मोड़ माना जाता है। अब एक बार फिर से 500 रुपये के नोट को बंद करने की आवाज़ तेज हो गई है। इस मांग ने न सिर्फ राजनीतिक माहौल को गरमाया है बल्कि आर्थिक में भी हलचल मचा दी है। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू ने एक बार फिर देश में वित्तीय पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था की दिशा में एक साहसिक सुझाव रखा है। उन्होंने 500 और उससे अधिक मूल्यों के नोट को चलन से बाहर करने की अपील की और उनका मानना है कि उच्च मूल्यों के नोटों को हटाकर देश को पूरी तरह डिजिटल लेन देन की ओर ले जाया जा सकता है, जिससे न केवल भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी बल्कि अर्थव्यवस्था भी अधिक पारदर्शी बनेगी। दोस्तों तेलुगु देशम पार्टी के 3 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन महानाडु सभा में बोलते हुए नायडू ने न केवल 500 और 2000 के नोटों को बंद करने की बात कही बल्कि डिजिटल भुगतान को अपनाने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि देश को नकदी पर निर्भरता से बाहर लाने का समय आ गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बाढ़ का उठाया मुद्दा, मानसून से पहले चिंता जताते हुए यूपी सरकार से जमीनी सख्ती की कर दी मांग। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बाढ़ राहत और संरक्षण योजनाओं में भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार बिहार सहित देश के कई राज्यों में सरकारों के दावों के बावजूद हर साल लाखों परिवार बाढ़ की भीषण त्रासदी झेलते हैं, जिससे उनका जीवन, आजीविका, पशुधन और खेती किसानी पर भी भारी असर पड़ता है। मायावती ने अपने बयान में कहा कि हर साल की तरह इस बार भी बाढ़ से व्यापक तबाही की आशंका बनी हुई है। सरकारें केवल कागजी योजनाएं बनाकर बैठ जाती हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर काम न होने के कारण लोग तबाही के शिकार हो जाते हैं। बाढ़ नियंत्रण की सरकारी योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार इसका मुख्य कारण है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह किया कि वो सिर्फ बैठकों और घोषणाओं तक सीमित ना रहें बल्कि ईमानदारी और सख्ती के साथ ज़मीन पर सक्रियता दिखाएं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महागठबंधन नेताओं का पीएम मोदी पर हमला, कहा शहीदों के घर जाने के बजाय विवाह समारोह को दी प्राथमिकता। जी हाँ दोस्तों, आरा में महागठबंधन की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से कुछ अहम सवाल किए गए थे लेकिन उनके जवाब अब तक नहीं मिले और उन्होंने विशेष आग्रह किया था कि गुजरात में पूंजी का संकेंद्रण और बिहार के श्रमिकों का केवल उपयोग एक असमानता को दर्शाता है। मनोज झा ने यह भी कहा कि पीएम से 9वीं अनुसूची में आरक्षण से संबंधित मुद्दे पर कार्रवाई की अपील की गई थी लेकिन मामला अदालत में डाल दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि बार बार उन्हीं परियोजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है जो पहले ही शुरू हो चुकी है। मनोज झा ने पीएम के विवाह समारोह में जाने को लेकर भी कटाक्ष किया और कहा यदि उन्हें समय था तो वो शहीदों के घर पर जा सकते थे लेकिन उन्होंने समारोह को प्राथमिकता दी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ।
बीजेपी के पूर्व सहयोगी के साथ एक ही मंच पर दिखे राहुल गांधी और शरद पवार। दिल्ली में होगी कार्यक्रम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, भाजपा के पूर्व सहयोगी और राष्ट्रीय समाज पक्ष के संस्थापक महादेव जानकर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मंच साझा कर सकते हैं। महादेव जानकर ने अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती समारोह के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया है और इस कार्यक्रम में इंडिया गठबंधन के ये 3 वरिष्ठ नेता शिरकत कर सकते हैं। 2016 से 19 में भाजपा के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे महादेव जानकर को 2024 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने नज़रअंदाज कर दिया, जिसके बाद उन्होंने अलग रास्ता चुना। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोदी की रैली में मत जाइए, पीएम की जनसभा को फ्लॉप करना चाहते हैं मनीष कश्यप। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। पीएम अपने इस दौरे पर बिहार को 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का तोहफा देने वाले हैं और इस दौरान पीएम 30 मई को रोहतास के विक्रमगंज में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के बिहार दौरे को सियासत भी इस पर जारी है और अब विरोधियों के साथ साथ अपने भी पीएम की विक्रमगंज रैली का विरोध कर रहे हैं। दरअसल बिहार बीजेपी के नेता और यूट्यूबर मनीष कश्यप ने पार्टी से बगावत करते हुए पीएम मोदी की रैली को फ्लॉप करने में जुटे हुए हैं और उन्होंने जनता से पीएम मोदी की रैली में नहीं जाने की अपील की है। मनीष कश्यप ने एक वीडियो में लोगों से अपील करते हुए कहा है कि मोदी की रैली में मत जाइए, जब पीएम की रैली फ्लॉप होगी तब उन्हें बिहार की समस्याएं समझ आएंगी और बिहार में विकास होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी के दौरे पर बिहार की सियासत तेज, आरजेडी ने सीएम नीतीश कुमार के लिए कर दी भविष्यवाणी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। आरजेडी ने दावा किया है कि पीएम मोदी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने के लिए बिहार आ रहे हैं। चुनावी साल में पीएम मोदी के दौरे को सियासी नज़रिए से काफ़ी अहम माना जा रहा है। 2 दिवसीय दौरे की शुरुआत गुरुवार से हो रही है। पीएम मोदी के आगमन से पहले राजद प्रवक्ता शक्ति यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के दौरे से एनडीए गठबंधन को फायदा होने वाला नहीं है। आरजेडी नेता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। शक्ति यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह अस्वस्थ हैं। पर्दे के पीछे से सत्ता पर कब्जा करने के बाद बीजेपी अब सामने से कब्जा करने की कोशिश में है। पीएम मोदी के बिहार आने से एनडीए को कोई फायदा नहीं होगा। जेडीयू बीजेपी गठबंधन की सरकार पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को पता है कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते चुनाव हार जाएगी और इसीलिए बिहार चुनाव तक बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। पीएम मोदी का दौरा उसी सिलसिले में होने जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का पहला बिहार दौरा है और विधानसभा चुनाव में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। बिहार में सियासी गहमा-गहमी तेज हो गई है। पीएम मोदी चुनावी तैयारियों को धार देने के साथ परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भाजपा ने कर्नाटक के 2 विधायकों को पार्टी से निकाला, कांग्रेस में वापसी की अटकलें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में अपने 2 विधायकों को पार्टी से बाहर कर दिया है। ये विधायक पहले कांग्रेस में थे और भाजपा में शामिल हुए थे। भाजपा ने एसटी सोमशेखर और ए शिवराम होब्बार को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया है। इस पर उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने भाजपा की इस कार्रवाई की कड़ी आलोचना की है। सवाल ये उठता है कि भाजपा ने अपने विधायकों को निकाला तो कांग्रेस अध्यक्ष इस पर क्यों प्रतिक्रिया दे रहे हैं। शिव कुमार के बयान के बाद ये चर्चा शुरू हो गई है कि ये विधायक फिर से कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। सोमशेखर यशवंतपुर और हेब्बार येल्लापुर विधानसभा के प्रतिनिधि हैं और ये दोनों उन 18 विधायकों में शामिल हैं जिन्होंने भाजपा में शामिल होकर कांग्रेस के समर्थन वाली एचडी कुमारस्वामी की सरकार को गिराने में मदद की थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस कमीशन 2027 फ्रंट फुट से राहुल करेंगे आगाज, यूपी को ऐसे साधेगी पार्टी, चल रही हैं जबरदस्त तैयारियां। जी दोस्तों, कांग्रेस यूपी में संगठन विस्तार और पंचायत चुनाव के जरिए 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। पार्टी गठबंधन से दूर रहकर अपने दम पर चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम कर रही है और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की फौज को सक्रिय कर रही है। इसके लिए उसकी तरह से कवायद शुरू कर दी गई है। संगठन को जमीनी स्तर पर किस कदर मजबूत करने की रणनीति पर काम किया जा रहा है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बूथ लेवल से लेकर जिला एवं प्रदेश स्तर तक कमेटियों को गठित किया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी में विधानसभा चुनाव में भले ही अभी लगभग 2 साल का समय बचा हो, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने अपने तौर पर बिसात बिछानी शुरू कर दी है। दशकों से यूपी की राजनीति में हाशिए पर पड़ी कांग्रेस को 2024 के चुनाव में बूस्टर क्या मिला, प्रदेश के नेताओं के बयान और हाव भाव भी बदल गए।
पार्टी नए सिरे से संगठन विस्तार कर अपने दम पर चुनाव लड़ने की हुंकार भर रही है और इस दिशा में पार्टी नेतृत्व धीरे धीरे आगे बढ़ती नजर आ रही है। कुछ महीने पहले ही पार्टी ने सभी जिलों के जिला अध्यक्षों को बदल कर पुराने कार्यकर्ताओं पर दांव लगाया है, जिससे कार्यकर्ताओं में एक बार फिर ऊर्जा का संचार किया जा सके। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी के सर्वे में बड़ा खुलासा, विधायकों का टिकट कटना तय। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही अभी 5 महीने का वक्त हो, लेकिन बीजेपी अभी से चुनाव की तैयारियों में जुट गई है और इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा रहा है कि पार्टी के बड़े नेता लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी 40 दिन के अंदर 2 बार बिहार आ रहे हैं और इन सब के बीच सूत्रों की माने तो पार्टी ने चुनाव के लिए अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे दिया है। पार्टी की तरफ से बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों पर सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है और बताया जा रहा है कि पार्टी इस बार अपने मौजूदा विधायकों के टिकट को बड़े स्तर पर काटने की तैयारी कर रही है। पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जिन मौजूदा विधायकों का प्रदर्शन ठीक नहीं है, विधानसभा चुनाव में उनका टिकट काटा जाएगा। साथ ही बीजेपी ने यह भी तय किया है कि व्यक्ति नहीं बल्कि जीतने की क्षमता को टिकट बंटवारे का आधार बनाया जाए। सर्वे में जिसका भी नाम नहीं आता उसका टिकट काटा जाएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो। बीजेपी ब्लॉक स्तर पर बैठक कर रही है और हर सीट पर अपनी ताकत और कमजोरियों का आकलन किया जा रहा है। इसके साथ विपक्षी दलों और पाला बदलने वाले नेताओं का भी आकलन किया जा रहा है। सीट दर सीट इसी हिसाब से रणनीति बनाई जाएगी और अपने ऐसे नेताओं की पहचान भी की जा रही है जिनके टिकट जिन्हें नहीं मिलने या अपने मनमाफिक उम्मीदवार ना दिए जाने की स्थिति में बगावत करने की आशंकाएं हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। क्या मायावती फिर बनेंगी मुख्यमंत्री? बीएसपी ने शुरू की 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी की सत्ता से बहुजन समाज पार्टी 13 साल से दूर है, यानी सियासी वनवास झेल रही है। आंकड़ों में भी उसका सियासी आधार चुनाव दर चुनाव खिसकता जा रहा है। ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती 2027 विधानसभा चुनाव फतह के लिए हर सियासी तीर चलाकर अपनी पुरानी राजनीतिक ताकत हासिल करने की कवायद में जुटी है। मिशन 2027 के लिए बसपा संगठन को धार और मजबूती देने के लिए बीएसपी ने तय किया है। मायावती की अगुवाई वाली यूपी में रही सरकारों में अति पिछड़ा और पिछड़ों के लिए गए उत्थान के कामों को चौपाल लगाकर गिनाएं और ये भी टारगेट किया है कि हर जिले में कम से कम 100 से 150 सदस्य पिछड़े और अति पिछड़े को जिला संगठन में कार्यकारिणी में शामिल किया जाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। पहले तेज प्रताप आरजेडी से बाहर, अब इस नेता को पशुपति ने रालोजपा से निकाला। दोनों का कनेक्शन अनुष्का से। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव प्रकरण में अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस के निर्देश पर रालोजपा के छात्र प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश गौरव को उनके पद से हटाते हुए 6 वर्षों के लिए निष्कासित किया गया है। गुरुवार को रालोजपा के राष्ट्रीय महासचिव एल्वेस जोसेफ ने आकाश यादव पर कार्रवाई संबंधी पत्र जारी कर इसकी जानकारी दी। पत्र के मुताबिक पार्टी ने वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए आकाश गौरव यादव निष्कासन की जानकारी दी है। मालूम हो कि आकाश यादव ने पिछले दिनों राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके पुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव पर गंभीर टिप्पणी की थी। उन्होंने तेज प्रताप यादव के पार्टी व परिवार से निष्कासन का भी विरोध किया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। रेटिंग नहीं, हक चाहिए, इंसान हैं हम, गुलाम नहीं, राहुल गांधी बोले। कर्नाटक में गिग वर्कर के लिए अध्यादेश ऐतिहासिक कदम। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को कहा कि उनकी पार्टी के शासन वाले कर्नाटक में गिग वर्कर के लिए जारी किया गया अध्यादेश एक ऐतिहासिक कदम है और इससे अन्याय का अंत होगा तथा सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। कर्नाटक सरकार ने मंगलवार को प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से एक अध्यादेश जारी किया। अध्यादेश में कल्याण बोर्ड की स्थापना और गिग वर्कर के लिए एक समर्पित कल्याण कोष बनाने का प्रस्ताव है। गिग वर्कर्स उन श्रमिकों को कहा जाता है जिनका काम अस्थायी होता है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, रेटिंग नहीं, हक चाहिए, इंसान हैं हम, गुलाम नहीं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब गिग वर्कर से वो मिले तो ये शब्द उनके दिल में उतर आए। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है और एक ऐसा अध्यादेश लाई है जो गिग वर्कर्स को अधिकार, सुरक्षा और सम्मान देता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि ये कामगार दिन रात हमारे लिए खाना, ज़रूरी सामान और सेवाएं पहुंचाते हैं। गर्मी, सर्दी और बारिश तक की परवाह नहीं करते, लेकिन अक्सर उन्हें बिना किसी वजह से नौकरी से हटा दिया जाता है। बीमार होने पर उन्हें छुट्टी नहीं मिलती और उनकी मेहनत की कमाई एक गुप्त एल्गोरिदम से तय होती है। राहुल गांधी के मुताबिक अब अन्याय खत्म होगा और इस नए कानून से सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, न्याय संगत अनुबंध होगा,
वेतन निर्धारण में पारदर्शिता आएगी और मनमानी ऐप ब्लॉकिंग का अंत होगा। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगले ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में जेडीयू नेता और उनके भाई के कई ठिकानों पर रेड, पूरे मोहल्ले को सील कर चल रही छापेमारी। जी हां दोस्तों, बिहार के नालंदा जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां जेडीयू के पूर्व नेता अकबर मलिक और उनके भाई बाबर मलिक के आवास पर पुलिस ने छापेमारी की है। इस हाई प्रोफाइल कार्रवाई ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है और स्थानीय स्तर पर भी अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। वहीं दोस्तों, जानकारी के अनुसार नालंदा के बैंगनाबाद मोहल्ले में बुधवार सुबह पुलिस अधीक्षक भारत सोनी के नेतृत्व में करीब 6 घंटे तक सघन तलाशी अभियान चलाया गया।